अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, सब चीज़ें ठीक चल रही होंगी। अच्छा बेटा, लास्ट सेशन में हमने डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स की कुछ चीज़ें देखी थी। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम भी देखा था हमने, किसे कहते हैं, सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम। टैक्सेबल इनकम फिर हमने देखा था कि उसमें से एग्जेम्प्ट हटा दो, डिडक्टेबल अलाउंसेस हटा दो तो टैक्सेबल इनकम आ जाती है। एक्सेस डिडक्टेबल अलाउंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। फिर हमने देखे थे डिडक्टेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। ज़कात के अंदर हमने देखा था कि वही वाली ज़कात जो ज़कात नशर ऑर्डिनेंस वाली होगी वो हम ले सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट की जो ज़कात है वो एज एक्सपेंस लेस होगी अगर वो NTR में जाएगी, और इसके अलावा जो ज़कात है रिलेटिव वगैरह को वो एलिजिबल नहीं होगी डिडक्टेबल अलाउंस के लिए। WWF का हमने देखा था कि ये एक पहले ये फेडरल लेवी थी, अब ये प्रोविंशियल लेवी है, ठीक है। तो WWF या WPPF का कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर पे होगा तो उसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, लेकिन ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर हमने डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस भी देखा था। जज़ाकल्लाह। डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंस भी देखा था। मिलेगा किसको? उस इंडिविजुअल को जिसकी 15 लाख से कम टैक्सेबल इनकम होगी, ये डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने से पहले। फिर इसके थ्रेशोल्ड है 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लोअर। कंडीशंस क्या है कि क्लेम बाय अदर ऑफ द पेरेंट्स, नॉट कंसिडर्ड फॉर सैलरी विद होल्डिंग, और ये नॉन रिफंडेबल है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये बातें हमने देखी थी डिडक्टेबल अलाउंसेस की। फिर हमने टैक्स क्रेडिट्स की बातें की थी। और हमने ये देखा था जनरल प्रिंसिपल ये है कि ये टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। एक्सेस टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता सिवाय कुछ के, वो स्पेशल टैक्स क्रेडिट्स हैं 65G और F के। स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन क्या है? पहले सेकंड शेड्यूल क्रेडिट्स, फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स, और फिर पार्ट 10 चैप्टर 3 के टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है बेटा। अच्छा, होते कौन कौन से हैं? फुल टाइम टीचर अलाउंस, मैंने आपको बताया कि अब ये फुल टाइम टीचर अलाउंस सीजेस टू हैव इफेक्ट आफ्टर टैक्स ईयर 2025, तो इसको हम जिक्र ही नहीं कर रहे, अभी नहीं रहा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? जिसकी फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही होगी, लोअर ऑफ 2 फॉरेन इनकम टैक्स पेड, पाकिस्तान इनकम टैक्स पेबल एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कैलकुलेशन भी हमने देख ली थी। और अगर तो फॉरेन इनकम टैक्स पेड नहीं है, पेबल है, तो 2 साल के अंदर अंदर पे करना होगा, वरना 2 साल के बाद ये FTC रिवर्स कर दिया जाएगा। चैरिटेबल डोनेशंस की बात भी हमने की थी कि एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस को अगर आपने डोनेशन दिया, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन पे किया, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, रिलीफ फंड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह सब कुछ। अप्रूव्ड NPOs भी, और 13 शेड्यूल के लिस्टेड इंस्टीट्यूट्स में से किसी को भी आप डोनेशन दें, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अप्रूव्ड NPO होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटम क्या है? लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% इन केस ऑफ कंपनीज का, मतलब इंडिविजुअल एरोपीज के केस में 30% है, कंपनीज के केस में 20% है। और अल्लाह भला कर दे, क्रॉस चेक से पे होना ज़रूरी है। एसोसिएट को पे किया तो लिमिट्स आधी हो जाएंगी। APF में कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन टैक्स क्रेडिट मिलेगा सिर्फ एलिजिबल पर्सन को, ठीक है। बिल्कुल डोनेशन कोई भी दे सकता है और सबको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। डोनेशन के लिए कोई ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जो रेजिडेंट पर्सन होगा, जाहिर सी बात है, उसी की इनकम डबल टैक्स हो रही होगी, तो रेजिडेंट प्लस इनकम भी डबल टैक्स हो रही हो।
APF का टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? एलिजिबल पर्सन को मिलेगा, पाकिस्तानी सिटीजन, ठीक है, हु इज डिराइविंग सैलरी या बिजनेस इनकम। सैलरी या बिजनेस इनकम में से किसी ना किसी चीज़, किसी ना किसी हेड में हलचल होनी चाहिए, चाहे बिजनेस इनकम के अंदर लॉसी क्यों ना हो रहा हो, या सैलरी इनकम आ रही हो, बिजनेस इनकम आ रही हो, लेकिन इन दोनों हेड में से कोई ना कोई इनका हलचल होनी चाहिए। क्वांटम क्या है? लोअर ऑफ टोटल प्रीमियम 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है बेटा। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम वाला टैक्स क्रेडिट इज द न्यू टैक्स क्रेडिट, ठीक है। हाउस लैंड एरिया, हाउस लिमिट्स क्या है? लैंड एरिया लेस देन इक्वल टू 2500 स्क्वायर फीट और फ्लैट होना चाहिए 2000 स्क्वायर फीट या उससे कम। क्रेडिट किस तरह से दिया जाएगा भाई? लोअर ऑफ टू एक्चुअल POD 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। किसी को जिसने भी लोन लिया है लो कॉस्ट हाउसिंग लोन, बैंक से, लिस्टेड कंपनी से, गवर्नमेंट स्कीम से, कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर एनी अदर प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट 15 टैक्स ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है बेटा। तो ये टैक्स क्रेडिट सारे के सारे हमने पढ़ लिए। फिर इसकी वैल्यूएशन के कुछ रूल्स थे, और वैल्यूएशन के रूल्स के अंदर मैंने आपको कहा था ये आप जब देखेंगे डिटेल्ड वीडियोस तो उसमें आ जाएंगी, लेकिन हमने फिर भी मुख्तसरन बात कर ली थी। क्यों है ये रूल, किस लिए है ये रूल, बहुत सारी डिटेल्स आपको लेक्चर में मिलेगी, लेकिन मुख्तसरन अगर हम इसको रिकैप करें तो इम्पोर्टेड आइटम आपने कोई भी इम्पोर्ट करके अगर डोनेट कर दिया और वो अल्लाह भला कर ले, न्यू आइटम है, इम्पोर्टेड आइटम, न्यू आइटम भी है तो कस्टम वैल्यू प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस। लोकली मैन्युफैक्चर आइटम है तो परचेज प्राइस प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस। मोटर व्हीकल है तो हमने कहा न्यू है तो CIF प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस, स्टेट रजिस्ट्रेशन। पहले साल में नहीं आपने की, दूसरे साल या उसके बाद वाले साल में डोनेट की तो फॉर एवरी ईयर 10% रिड्यूस हो जाएगा, वैल्यू रिड्यूस बाय 10% एनुअली अप टू 5 ईयर्स अगर आपने सब्सिक्वेंट ईयर्स में डोनेट किया। और अगर तो 5 साल से ज़्यादा पुरानी तो जो भी परचेज प्राइस पे आपने खरीदी है 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू विच एवर इज हायर, वो आप टैक्स क्रेडिट के लिए वैल्यू ले लेंगे। यूज्ड डेप्रिशिएबल आइटम अगर है तो उसके लिए टैक्स WDV लेंगे। ये डिडक्टिबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट्स की बातें हमने सारी पिछली क्लास में की थी, लेकिन ऐसे क्विक एक ओवरव्यू हमने माइंड मैप्स के थ्रू देख लिया। चलो भाई, अब हम बिजनेस इनकम को थोड़ा सा रिकैप करना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बिजनेस इनकम काफ़ी डिटेल में है, लेक्चर्स भी अवेलेबल है आपके पास, आप लोग कवरेज कर रहे होंगे, लेकिन हम इसको ज़रा रिकैप थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे। अच्छा भाई, इसमें जो ग्रीन एरियाज़ हैं पहले हम वो कवर करेंगे, येलो एरियाज़ को हम बाद में कवर करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि आज हम किसी न किसी दर्जे में ग्रीन एरियाज़ को कंप्लीट कर पाएँ, अल्लाह करे। इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस सबसे पहले ये आ जाओ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होती क्या है, फिर हम और बातें पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होती है? अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई भी है। आपको पता है कि जो भी इनकम टैक्स पेयर ड्राइव करता है वो किसी न किसी हेड में फॉल करती है। चलिए, तो बिजनेस इनकम कहते हैं किसको है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इनकम डिराइव होती है, जो नॉर्मल रिजीम वाली इनकम है, वो पांचों में से किसी न किसी एक हेड में जाती है। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकल हेड जो CA फाइनल के पर्सपेक्टिव से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस इनकम का। इसीलिए हम सबसे पहले बिजनेस इनकम के हेड को स्टार्ट करें। और ये हेड ऐसा हेड है कि जो आपने अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स उससे रिलेटेड देखे हुए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको रिलेट कर पाते हैं अपने अकाउंटिंग नॉलेज से। अच्छा, एक तो है सेक्शन नंबर 2 की डेफिनेशन कि बिजनेस इनकम है क्या।
किसी भी ट्रेड से, तिजारत से, प्रोफेशन से, कॉमर्स से, वोकेशन भी प्रोफेशन को ही कहते हैं, आपने किसी ऐसी एक्टिविटी से इनकम अर्न कर ली, प्रॉफिट्स अर्न कर लिए, तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा। ठीक है। एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई एडवेंचर है लेकिन नाउ इट्स पार्ट ऑफ योर रिकरिंग एक्टिविटी। कोई जैसे टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल ऑपरेटर है, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर कोई हाइकिंग ऑपरेटर है, वो हाइकिंग करवाते हैं, है तो एडवेंचर लेकिन इन द नेचर ऑफ ट्रेड है। ठीक है। कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में नहीं आती। अच्छा, एम्प्लॉय भी सर्विसेज दे रहा होता है, ठीक है, और एक सर्विस प्रोवाइडर भी सर्विसेज दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर मेरी फर्म है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ कंपनीज को, क्लाइंट्स को, एक एम्प्लॉय भी सर्विसेज दे रहा है। एम्प्लॉय कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, उसको जो मिलने वाली अमाउंट है वो सैलरी में जा रही है। मैं कंपनी को सर्विसेज दे रहा हूँ, मुझे मिलने वाली अमाउंट मेरी बिजनेस इनकम में जा रही है। ऐसा क्यों है सर? आप लोग सर्विसेज अलग अलग देते होंगे। नहीं, अगर सर्विस सेम दें तो भी ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है जो फुल टाइम एम्प्लॉय है और फुल टाइम एम्प्लॉय है और वो फुल टाइम एम्प्लॉय अल्लाह भला कर दे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सर्विसेज दे रहा है। कौन सी सर्विसेज दे रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सर्विसेज दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। और मैं भी किसी क्लाइंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहा हूँ हर महीने। मुझे मिलने वाली इनकम बिजनेस इनकम में जाएगी, मेरी सर्विस इनकम कहलाएगी, जबकि वो एम्प्लॉई कंपनी पे बैठ के काम कर रहा है, उसको मिलने वाली सैलरी कहलाएगी। है भी सर्विस, काम भी सेम हो रहा है, फिर उसको मिलने वाली सैलरी क्यों, आपको मिलने वाली बिजनेस इनकम क्यों? क्योंकि कुछ टेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। जब आप सैलरी का चैप्टर देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, आपको पता लगेगा। एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है वो किसी के लिए काम कर रहा होता है, बिजनेस जो कर रहा है वो अपने लिए काम कर रहा है। जो बिजनेस जो सर्विसेज दे रहा है वो किसी एक बंदे को नहीं, मल्टीपल लोगों को दे सकता है। एम्प्लॉय आमतौर पर एम्प्लॉय एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। देयर कुड बी टू एम्प्लॉयर्स, पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एम्प्लॉयमेंट इज गवर्न बाय एम्प्लॉयमेंट लॉज, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इस तरह से उसको निकाला नहीं जा सकता। हमें कोई क्लाइंट कहता है भाई ठीक है आपकी सर्विस अगले महीने से नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। एम्प्लॉय काम खत्म कर भी ले तब भी उसको जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको सैलरी मिलती है टाइम की, टाइम बाउंड होती है उसकी ड्यूटी। जबकि हम है मिसाल के तौर पर, तो हमारा आमतौर पर काम टारगेट बेस्ड होता है कि टारगेट पूरा करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, कर दी, फीस मिल जाएगी। अब चाहे मुझे महीने में एक चक्कर लगाने पड़े क्लाइंट के, 2 चक्कर लगाने पड़े मेरे टीम मेंबर को, या पूरा काम हम ऑनलाइन रिमोटली बैठ के कर लें, क्लाइंट नीड्स डिलीवरेबल, और हमारी फीस आमतौर पर डिलीवरेबल बेस्ड होती है। जबकि एक एम्प्लॉय जो होता है उसकी सैलरी टाइम बेस्ड होती है और आउटपुट बेस्ड भी होती है, लेकिन टाइम मेजरली टाइम बेस्ड होती है। काम नहीं भी हो तो भी सैलरी मिल जाएगी, हमें तो काम नहीं हुआ सैलरी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंशिएट्स अ बिजनेस इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम। अच्छा, तो मैं डिफरेंस बता रहा था, मुख्तसरन मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैं डिफरेंस बता रहा था एक सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम का। बिजनेस इनकम में ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी तिजारत, कोई भी प्रोफेशन, जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो सर्विस बेस्ड इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, ट्रेडिंग की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी वोकेशन की हो, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी सर्विस इनकम है। कोई सर्विस फर्म सर्विसेज दे रही है, मेरी फर्म सर्विस दे रही है, वो भी सर्विस इनकम है। एम्प्लॉई भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सर्विसेज दे रहा हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हो, मैं भी किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहा हूँ, लेकिन उस एम्प्लॉय की सैलरी जो इनकम है वो सैलरी इनकम में जाएगी, मेरी इनकम बिजनेस इनकम में जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, जबकि मैं मेरी फर्म मेरे बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूँ, दे सकता हूँ, एम्प्लॉय नहीं दे सकता। उसका आमतौर पर एक ही एम्प्लॉयर होगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक एम्प्लॉयर होगा। वो एम्प्लॉयमेंट लॉस के तहत गवर्न होगी, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, मेरी ड्यूटी एम्प्लॉयमेंट लॉस के तहत गवर्न नहीं होंगी, उसको पीएफ बेनिफिट्स वगैरह मिलते रहेंगे, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी।
उसको नोटिस भी दिया जाएगा, उसको इस तरह से निकाला भी नहीं जा सकता, लेबर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, जबकि क्लाइंट को काम नहीं होगा, क्लाइंट बोलेगा ठीक है मुनीर साहब अगले महीने आपकी सर्विस की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। उसकी जॉब टाइम बाउंड होगी, कर भी लेगा तो भी वो जा नहीं सकता, भाई डिलीवरेबल बेस्ड होगी, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है महीने में। अब मैं ऑनलाइन बना के दे दूँ, मैं 1 विजिट करूँ 2 विजिट करूँ, एम्प्लॉई काम कर भी लेगा तो घर नहीं जा सकता, उसकी टाइम बाउंड जॉब होती है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें जो एम्प्लॉयमेंट को बिजनेस इनकम से अलग करती हैं। चार्जेबल बिजनेस इनकम सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18। अच्छा भाई, बिजनेस इनकम का सेक्शन नंबर 18 है। लेट मी ओपन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज वेल। मैंने आपको कहा बिजनेस इनकम का सेक्शन नंबर 18 है। सेक्शन नंबर 18 बेसिकली हमें बताता है कि बिजनेस इनकम है क्या, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया है और क्या हो गया है? अच्छा भाई, ये रहा इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, आप चाहें तो लॉ को रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये लॉ आपके पास अवेलेबल होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा भाई, तो बिजनेस इनकम में द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। प्रॉफिट्स टैक्सेबल होंगे। प्रॉफिट इज द इनकम, जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लेस होकर जो अमाउंट आती है प्रॉफिट, वो आपकी इनकम है। Any income derived by any trade, professional or similar association from the sale of goods or provision of services to its members। तो आप इसमें एक बात ये देख भी रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अच्छा, आपने लेक्चर में भी देखा होगा कि इसमें मैंने एग्जांपल भी दी होगी कि सर इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई। देखो भाई, नॉर्मल ट्रेड बिजनेस तो आ ही गया, वो तो ऊपर भी आ गया। इसमें देखो, ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, जो काटी जो कहलाता है, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या उसका फुल फॉर्म, ठीक है। साइट एरिया की जो एसोसिएशन है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एसोसिएशन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो एसोसिएशन है सारे बिजनेसेस से फीस लेती है, इनकी इनकम होती है भाई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सारे बिजनेस से फीस लेती है, ये उसकी लिए सब्सक्रिप्शन फीस है, की इनकम है भाई। इसी तरह क्लब्स हैं, क्लब की सब्सक्रिप्शन होती है, कराची क्लब की सब्सक्रिप्शन हो गई, और चीज़ों की हो गई, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या वो गुड्स भी, हाँ हो सकता है वो डायरीज भी सेल करते हो, कराची क्लब की कोई डायरी आप खरीद सकते हैं, और कोई चीज़ है, ठीक है, वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं, वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का सौदा करवा रहे हैं, आपसे फीस ले रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वट एवर इनकम दे आर डिराइविंग विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर देयर बिजनेस इनकम, ठीक है। अच्छा भाई, एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, बेसिकली ये लीजिंग बिजनेस की बात हो रही है। जो लीजिंग बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टी लीज करके, एसेट लीज करके, गाड़ी लीज करके, मशीनरी लीज करके, उनकी जो इनकम आ रही है, हमें पता है अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो वो तो इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन लॉ बोलता है चूंकि वो लीजिंग कंपनी है, ये लीजिंग बिजनेस है, उसके पास लाइसेंस है, तो वो भी उसका मेन कोर मेन बिजनेस है, तो वो बिजनेस इनकम में जाएगी, इंटरेस्ट इनकम में नहीं जाएगी। इसी तरह से प्रॉफिट्स ऑन डेट्स, अगर कोई बैंक कमा रहा है तो हमने कहा देखो वैसे तो प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, वैसे सूदी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, लेकिन बैंक का तो काम धंधा ही क्या है, सूद कमाना, सूद खाना, सूद खिलाना, उसका तो मेन बिजनेस ही है। तो हमने कहा बैंक्स के लिए भी सूद बिजनेस इनकम में जाएगा, लीजिंग कंपनी के लिए भी जो लीजिंग इनकम है वो बिजनेस इनकम में जाएगी, बैंक के लिए भी बिजनेस इनकम में जाएगी, ठीक है। ये देखो, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट डिराइव्ड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ पास्ट प्रेजेंट पर्सपेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप, बड़ी इजी सी बात है। बिजनेस रिलेशनशिप के तहत आपको कोई भी बेनिफिट मिले वो बिजनेस इनकम में जाएगा,
बिजनेस इनकम में जाएगा। भाई मिसाल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डर के लिए बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई है, कॉन्ट्रैक्टर को जो मिलने वाली फीस है वो उसकी इनकम है। उसको बिल्डर ने कहा भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा तुमने बिल्डिंग बनाई, एक ये 2 बेडरूम फ्लैट है वो मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये जो गिफ्टिंग हुई है ये बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप हुई है, तो ये बिजनेस इनकम में जाना चाहिए, लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहा हूँ, मैं किसी क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, और मेरी कंसल्टेंसी से मेरी एडवाइस से उनको बहुत फ़ायदा हो गया, उन्होंने मुझे खुश होकर गाड़ी गिफ्ट कर दी। भाई ये जो गाड़ी है बाय वर्च्यू ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप मिल रही है, ये किस में जाएगी? मेरी बिजनेस इनकम में जाएगी। ठीक। फिर लॉ कहता है द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट डेराइव्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और डेट रिसीव्ड अंडर एनी सर्कुलर स्कीम इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मिसाल के तौर पर इस तरह कोरोना आया था, ठीक है। अब भाई कोरोना के अंदर बहुत से लोग लोन नहीं रीपे कर पाए, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, बिजनेस बंद थे। मिसाल के तौर पर ऐसे में स्टेट बैंक की कोई स्कीम आ जाती है कि भैया जिसने 90% लोन अपने पे किए हुए हैं, टाइम पे पे किए हुए हैं, उनका अगर उनका 10% लोन जो है वो बैंक वेव कर दे। ठीक। अब कंपनी ए है, उसका 10% लोन खड़ा हुआ है, 1 करोड़ का लिया था, 90 लाख पे कर दिया, 10 लाख का लोन खड़ा हुआ है, और स्टेट बैंक कह रहा है ठीक है भैया 90% लोन रीपेड है, आप 10% का लोन इसका वेव कर दें। तो कहा जा रहा है वो जो लोन वेव होगा कंपनी का, वो कंपनी की बिजनेस इनकम में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना, लोन पेएबल टू द बैंक, उसको रिवर्स करेगा, तो लॉ कह रहा है कि ये बिजनेस इनकम में चला जाएगा। ठीक है। वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और डेट इटसेल्फ, प्रॉफिट ऑन डेट और डेट इटसेल्फ। देखो प्रॉफिट ऑन डेट तो वैसे ही रिवर्स होगा, तो वो बिजनेस इनकम के अंदर से ही लेस हुआ होता है, तो वो जब रिवर्स होगा तो रिवर्सल इम्पैक्ट तो वो बिजनेस इनकम में ही जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो मेन लोन है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन, वो भी बिजनेस इनकम में चला जाएगा। ठीक है। मैनेजमेंट फी डेराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मुदारबा मैनेजमेंट कंपनीज भी होती हैं भाई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड को रन कर रही होती हैं, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो मुदारबा को रन कर रही होती हैं। अपने लॉ में पढ़ा होगा मुदारबा ऑर्डिनेंस। तो अब वो मुदारबा मैनेजमेंट फी जो कंपनी अर्न कर रही है, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी अर्न कर रही है, तो वो उसकी बिजनेस इनकम में जाएगी। ठीक है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड और प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड आउट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन अ डेट टू अ बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शैल बी टैक्स्ड। कहा जा रहा है कि अगर कोई बैंक है या एनबीएफसी है, बैंक या एनबीएफसी को इनकम मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? किसी म्यूचुअल फंड से या किसी प्राइवेट इक्विटी फंड से मिल रही है। बैंक ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, म्यूचुअल फंड से उसको इनकम मिल रही है। किसको मिल रही है? बैंक को इनकम मिल रही है। और म्यूचुअल फंड, जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी करते हैं और मनी मार्केट में भी करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो इनकम कमाएंगे वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड, मिसाल ले रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी बैंक को 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए बैंक की इनकम आ गई। अब वो म्यूचुअल फंड ने जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है वो आधी शेयर से आई है और आधी मनी मार्केट से आई है। तो बैंक के लिए जो आधी इनकम मनी मार्केट से आई है वो उसकी बिजनेस इनकम है, क्योंकि बैंक भी तो सूद कमाता है मनी मार्केट से। तो देखा जाएगा कि म्यूचुअल फंड जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू बैंक, अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट है, तो प्रॉफिट ऑन डेट के वाली इनकम जो बैंक को मिल रही है वो बैंक के लिए बिजनेस इनकम है। ऊपर ही पढ़ लिया था हमने, सिंपल। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, स्पेकुलेशन बिजनेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। इसको जरा हम देखते हैं, एडमिसिबल डिडक्शन और इनएडमिसिबल डिडक्शंस। ठीक है, सारी की सारी एग्जांपल्स आप लोग जब डिटेल्ड लेक्चर देखेंगे तो ये आप लोगों ने उसमें देखी होंगी, लेकिन मैंने इसको क्विकली रिकैप कर दिया ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और एक रिविजन भी हो जाए। जो भले इसको फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, इतनी सफिशिएंट डिटेल्स कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी देख रहा है तो उसको समझ आ जाए कि बात क्या हो रही है।
Sure. अब हम देखेंगे बेटा सेक्शन नंबर 20। 19 तो देखो स्पेक्यूलेशन बिजनेस वाला सेक्शन है, 19 को हम बाद में देखेंगे। अब जो दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वो हैं सेक्शन 20 और सेक्शन 21। ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस इनकम। इसमें भी 20 नहीं, इससे ज्यादा 21, 20 तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा सेक्शन है। मेन सेक्शन है 21। चलो सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 और 21 दोनों ये बात बताते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम में से लेस हो सकते हैं और कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम में से लेस नहीं हो सकते हैं। सर क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि जब हम P&L की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर आपने P&L बनाया हुआ है, आपको पता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, GP आता है, फिर उसमें से आपने एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लेस कर दिए तो PBT आता है, और फिर उसमें से आपने टैक्स एक्सपेंस लेस कर दिया तो पैट आ जाता है। अच्छा, हम टैक्स की दुनिया में जो पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो इसको कैलकुलेट करने की कर रहे हैं, टैक्स एक्सपेंस को कैलकुलेट करने की कर रहे हैं, ताकि टैक्स लायबिलिटी या टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाए ठीक से। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए इससे ऊपर ऊपर वाली चीजें रेलेवेंट हैं कैलकुलेशन के लिए, यानी PBT तक की कहानी। PBT तक की कहानी हमारे लिए रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। PBT तक पहुंचने में सर रेवेन्यू इज द टॉप लाइन and expenses are then deducted from that revenue to arrive at PBT. अब हमने कहा सर ये बिजनेस इनकम जो आई है ना, ये अकाउंटिंग वर्ल्ड के हिसाब से बिजनेस इनकम है, अकाउंटिंग के उसूलों के हिसाब से बिजनेस इनकम है, ठीक है। हमने अकाउंटिंग के उसूल लगाए, प्रूडेंस के उसूल लगाए, इसमें हमने बैड डेट भी बुक किया, इसके अंदर हमने पेनल्टीज भी बुक कर दी, इसके अंदर हमने हर चीज़ बुक कर दी, जो अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंस है वो यहाँ डाल दी। फिर क्या टैक्स वाला भी इस PBT को ठीक मानता है? क्या वो भी ये मानता है कि हाँ ठीक है यही तुम्हारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स वाला कहता है ये तुम्हारी अकाउंटिंग की इनकम है, ये तुम्हारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आपको इसमें क्या कीड़े नजर आ रहे हैं? टैक्स वाला बोलता है इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगी, कुछ चीजें इसमें टैक्स के वर्ल्ड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगी। दिस इज द बिजनेस इनकम एज पर अकाउंटिंग वर्ल्ड। मैंने कहा भैया क्या चेंज करना पड़ेगा? तो उसने कहा भाई बहुत सारी नहीं, कुछ चीजें, बाकी तो आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं अपने बिजनेस के लिए ही किए हैं, और हमारा पहला उसूल यही है टैक्स की दुनिया में भी कि जो एक्सपेंसेस हैं और आपके बिजनेस से पर्टेन करते हैं वो आप लेस करो, दिल खोल के करो, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां हम आपको ये कहते हैं कि ये एक्सपेंस हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये इस तरह से अलाउ नहीं करेंगे, या इसकी कैलकुलेशन इस तरह से नहीं होगी। यानी कि 95% आपने जो अकाउंटिंग में किया हम कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 5% की जो एडजस्टमेंट्स हैं या 10% की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम बताएंगे, वो आपको ठीक करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस करते हो, हम उसको नहीं मानते, उसको रिवर्स करो, हम टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। आपने SECP की नॉन कंप्लायंस पे कोई फाइन पे किया है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की नॉन कंप्लायंस पे कोई फाइन पे किया है, अकाउंटिंग का तो एक्सपेंस है, लेकिन लॉ बोलता है कि अगर आपने वायलेशन ऑफ लॉ पे कोई फाइन पे किया है तो टैक्स की दुनिया में वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। हमने कहा टैक्स की दुनिया में वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा तो इसका मतलब कि हमें वो हटाना पड़ेगा, हमें वो हटाना पड़ेगा। और अगर हम टैक्स के वर्ल्ड में अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग PBT से, मिसाल के तौर पर हम अकाउंटिंग PBT से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो टैक्स वर्ल्ड की एडजस्टमेंट्स जो होंगी
टैक्स वर्ल्ड की जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो हमें करनी पड़ेंगी, टैक्स की दुनिया की जो एडजस्टमेंट होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमें इसमें से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। अब इसमें से हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हटाएंगे कैसे? हमने कहा आप सर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आपको ऐसे हटाना पड़ेगा कि आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मिसाल ले रहा हूँ 3 मिलियन है, तो हम 3 मिलियन को ऐड करेंगे, क्योंकि पीबीटी निकालने के लिए, अकाउंटिंग पीबीटी निकालने में ये डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी। तो अब हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हटाना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो एक्सपेंस को रिवर्स करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओरिजिनली पीएनएल के अंदर लेस हुआ होगा, तो उसको रिवर्स करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। फाइन पेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, मिसाल ले रहा हूं 5 लाख की पेनल्टी पे की थी, ऐड होगी लेस होगी? ऐड होगी, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर लेस हुई थी, टैक्स की दुनिया में रिवर्स करना है, ऐड होगी। तो ये जो चीजें ऐड हो रही हैं जिसको टैक्स वाला नहीं मानता, हम इसे कहते हैं दीज आर इनएडमिसिबिलिटीज। फिर टैक्स वाला बोलेगा तुमने सैलरी, एक बंदे की, एक एम्प्लॉय की सैलरी है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, तुमने उसको कैश में दे दी है, हम इसे भी तुम्हें एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर तुमने पूरे साल में जो सैलरीज कैश में दी हैं, जो एक्सेस ऑफ लिमिट है, जो वायलेशन ऑफ, यानी कि जो टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउ नहीं करता आपको, वो पूरे साल में आपने सैलरीज 5 मिलियन की ऐसी दे दी हैं जो आपने एक्सपेंस आउट कर लिया है, तो वो 5 मिलियन की सैलरीज को आप रिवर्स करो, हम उसका एक्सपेंस नहीं मानते। मिसाल के तौर पर एक्सपेंस पेमेंट्स कर दी हैं आपने, और विदहोल्डिंग, आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, आप कंपनी हैं, आप जो भी पेमेंट करें आप पर ये ज़रूरी था कि आप इनकम टैक्स को डिडक्ट करें, आप पर ये ज़रूरी था, लेकिन आपने इनकम टैक्स को डिडक्ट नहीं किया और विदहोल्डिंग बनती थी आपने नहीं की, और आपने एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, तो आप वो एक्सपेंस अपने पीएनएल में से लेस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो हम डिटेल्स देखेंगे। अब मिसाल के तौर पर वो भी 2 ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें टैक्स वाले ने एडजस्ट करा दी। उसने बोला पीबीटी तुमने निकाला, ठीक है 90% इज ओके, बट दीज आर द एडजस्टमेंट्स व्हिच यू नीड टू मेक। सो सर व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमने कहा सर आप अकाउंटिंग पीबीटी के अंदर, अच्छा फिर वो टैक्स वाला क्या भी बोलेगा, बोलेगा भाई ये तो आपने ऐड कर दिया, अच्छा भाई तो बेटा ये चीज़ें तो आपने ऐड कर ली, फिर कुछ चीज़ें आपको लेस भी करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर टैक्स वाला बोलेगा भैया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हम तुमको अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन हमारी दुनिया में हम तुम्हें टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। वो मिसाल ले रहा हूँ 4 मिलियन है, वो तुम लेस कर लो, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम तुम्हें प्रोविजन फॉर बैड डेट तो अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन राइट ऑफ अलाउ करेंगे, बैड डेट का राइट ऑफ अलाउ करेंगे। मिसाल के तौर पर वो 2 मिलियन है, वो हम आपको लेस करने देंगे, वो 1 मिलियन हम आपको लेस करने देंगे। सो हमने कहा सर ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या चाहिए फिर? ठीक है, और हम इसे कह देंगे कि ये है टैक्सेबल बिजनेस इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है और ये है टैक्सेबल बिजनेस इनकम। टैक्स किस पर लगेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे या टैक्सेबल बिजनेस इनकम पर? आफ्टर एडजस्टमेंट्स जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ रही है उस पर लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? बेटा यहां तक की बातें क्लियर हैं? प्लीज मुझे जरा कंफर्म कीजिए।
बेटा यहाँ तक सबको अगर क्लियर है तो मुझे ज़रा कंफर्म कर दें ताकि मुझे पता लगे आप लोग जाग रहे हैं। बेटा यहाँ तक कोई सवाल प्लीज़ मुझे बताया। क्लियर है बेटा? क्या आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, तो दो सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 20 और एक है सेक्शन 21। सेक्शन 20 क्या बताता है? सेक्शन 20 ये बताता है कि ये एक्सपेंसेस एडमिसिबल है, हमें कोई मसला नहीं है, ये एक्सपेंसेस आप लेस कर लो। सेक्शन 20 इज एन ईजी सेक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 95% एक्सपेंसेस वही जो अकाउंटिंग वाले हैं, टैक्स वाला उसको अलाउ करता है। वजह क्योंकि वही एक्सपेंसेस हैं और वो बिजनेस के लिए किए हैं और उसी से अपने अकाउंटिंग P&L बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसी से अपने अकाउंटिंग P&L बनाया, टैक्स वाला उसको अलाउ करता है। इसमें क्या बोल रहा होगा इस सेक्शन में? टैक्स वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा? टैक्स वाला ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा, ऑर्डिनेंस ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेगा कि भाई जो एक्सपेंसेस आपने बिजनेस के लिए किए हैं, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस किए हैं, ठीक है, आप उसको लेस कर लो भाई, आप उसको लेस कर लो। जो बिजनेस के एसेट्स हैं उसको डेप्रिशिएट कर लो, इंटेंजिबल है उसको अमोर्टाइज कर लो। मोटी मोटी यही बातें बोलेगा, कुछ एक दो एक्स्ट्रा बातें भी हैं समझने वाली, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये सेक्शन इस हिसाब से बहुत ईजी है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मसला किधर आता है? मसला आता है सेक्शन 21 में, क्योंकि सेक्शन 21 में लॉ हमें क्या बताना चाह रहा है? सेक्शन 21 में लॉ हमें ये बताना चाह रहा है कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपको अलाउ हम नहीं करेंगे, ये वो नेगेटिव लिस्ट है जो लॉ हमें बताना चाह रहा है और वो हमें देखनी है। बाकी अगर कोई एक्सपेंस है, कोई सेलिंग, कोई मार्केटिंग एक्सपेंस है अकाउंटिंग के अंदर किया हुआ है तो ठीक है, वो यहाँ पे भी टैक्स में भी अलाउड होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई वायलेशन हो गई है जो सेक्शन 21 वाली है, बैंकिंग चैनल से पे नहीं किया, टैक्स नहीं काटा, जो भी, तो वो एड बैक होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस हिसाब से सेक्शन नंबर 20 एक भोला भाला सीधा साधा और मासूम सा सेक्शन है, जबकि सेक्शन नंबर 21 जो है ना, वो थोड़ा सा खतरनाक सेक्शन है। अच्छा, आओ देख लेते हैं। Section 20 of the ordinance prescribes general principles for admissible deductions. जैसे a deduction shall be allowed for any expense incurred by a person in the year wholly and exclusively for the purposes of business. Wholly exclusively for the purposes of business. General उसूल कि ये जो भी एक्सपेंसेस होने चाहिए वो होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस होने चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए। हाँ पता ही है सर, अकाउंटिंग के अंदर भी हम यही करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि घर का राशन बिजनेस के P&L में से लेस करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस बिजनेस के P&L में से लेस करते हैं। पता ही है, टैक्स वाला बता क्यों हो रहा है हमें, क्या उसने हमें बच्चा समझ के रखा है? जी, बच्चा समझ के रखा है। अच्छा, जो आसान आसान है पहले वो पढ़ लो। एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स वेयर द यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, ये भी बिल्कुल ईजी है सर। अगर कोई एसेट लिया जाता है तो वो पूरा P&L में से लेस थोड़ी होता है। AC लिया जाएगा और डेप्रिसिएशन जाएगी, पूरा लेस थोड़ी होगा। इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, उसको हम इंटेंजिबल को हम अमोर्टाइज करेंगे। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है अभी हमने नहीं देखा। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमने देखा नहीं है, अभी देख लेंगे आगे। लेकिन हमें पता है कि ये भी 20% पे स्ट्रेट लाइन होंगे, 20% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अमोर्टाइज होंगे। एडवांस नहीं मिल जाएगा आपको एक्सपेंस। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते PC आप एक साथ लेस कर लो। 20% आपको 5 सालों में लेके जाना पड़ेगा, चाहिए। और आखिरी वाले पे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी देर में ये भी समझाता हूँ, ये भी समझाता हूँ, दोनों समझा देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन पहले आप ये समझ लें, ये क्या बात हो रही है। ये एडमिसिबल डिडक्शन की बात हो रही है फॉर डेयरी फार्मिंग बिजनेस, where animals have been used for the purpose of business or profession otherwise than as a stock in trade and have died or become permanently useless for such purpose. The difference between the actual cost to the taxpayer
of the animals and the amount, if any, realized in respect of carcasses or animals shall be allowed as a deduction. वजह सर, डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे एनिमल्स भी यूज होते हैं, और एनिमल्स उनके लिए ऐसा ही है जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्लांट एंड मशीनरी। वहाँ तो वो प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहा होता है, लेकिन एनिमल्स को कैसे डेप्रिशिएट किया जाएगा? एनिमल्स तो डेप्रिशिएट नहीं हो सकते, बोफेलोस तो डेप्रिशिएट नहीं हो सकती। तो बोफेलो लेकिन बिजनेस में यूज हो रही है, और एक एक बोफेलो 5-5, 10-10 लाख रुपए की है भाई। अब 10 लाख की बोफेलो डेप्रिशिएट ही नहीं हो रही, पीएनएल में एक्सपेंस ही नहीं जा रहा। तो लॉ ये कह रहा है कि ऐसी बोफेलोज, ऐसे ऐसे एनिमल्स जो एज स्टॉक इन ट्रेड यूज नहीं हो रहे, एज अ फिक्स एसेट यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टॉक इन ट्रेड यूज हो रहे हैं वो तो जैसे ही बिकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाते हैं। बात समझ आ रही है? कैसे बिकेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाएंगे। बकरा ईद आ रही है, मार्केट में जाएंगे, गायें बिक रही है, बकरे बिक रहे हैं, गए आपने 3 बकरे खरीदे, 3 बकरे बकरे वाले ने आपको सेल किए। जैसे ही उसने आपको सेल किए वो 2 एंट्रियाँ पास करेगा। कौन कौन सी एंट्रियाँ पास करेगा? सबसे पहले वो सेल की एंट्री पास करेगा। 80-80 हज़ार में 3 बकरे आपको बेच दिए उसने। 2,40,000 से कैश डेबिट, 2,40,000 से सेल्स क्रेडिट, 8 into 3। फिर अगली एंट्री पास करेगा। अक्सर ऐसा पास तो नहीं करता, इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोई सीए करके कैटल फार्मिंग बिजनेस में चला गया या ट्रेडर बन गया सैक्रिफिशियल एनिमल्स का, तो बच सकता है, प्रॉफिट बहुत है। तो क्या करेगा भाई? सेल की एंट्री करने के बाद फिर एक इन्वेंट्री की एंट्री भी तो करेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट क्या थी तीनों बकरों की? सर कॉस्ट थी तीनों की 50,000 रुपये। तो 1.5 लाख से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर लेगा, 1.5 लाख से अपनी इन्वेंट्री को आउट कर देगा। ऐसे ही होगा। तो ये तो देखो पीएनएल में कॉग्स की फॉर्म में एक्सपेंस चला गया, कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ पर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एज ए फिक्स एसेट यूज हो रहे होते हैं, वो डेप्रिशिएट नहीं हो पा रहे होते, उनके लिए लॉ ने बड़ा सिंपल उसूल बता दिया कि जहाँ पर ऐसे एनिमल्स यूज हो रहे हो अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड जो इस्तेमाल हो रहे हो, और वो अब उनका हर साल एक्सपेंस नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो मर जाएंगे, जब वो डाई हो जाएंगे या परमानेंटली यूजलेस हो जाएंगे, मिल्किंग लाइफ खत्म हो गई। अच्छा, मिल्किंग लाइफ खत्म हो गई, मर गए तो भी मिल्किंग लाइफ खत्म हो गई। मरने से पहले भी हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी गर्दन पर छुरी फेंक दें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके, मरने से पहले, ताकि वो हलाल हो जाए ना गोश्त उसका, और फिर कसाई को गोश्त बेच पाए हम। या परमानेंटली यूजलेस हो गए, मिल्किंग लाइफ खत्म हो गई, तो हमने कहा हम फिर ज़बरदस्ती उसको टंगड़ी देके गिरा देंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बुफेलो को ज़िबा कर दिया हमने। तो जो भी गोश्त है, हड्डियां हैं, खाल है, वो सब बिकेगी, कसाई लेके जाएंगे। और मिसाल लेके तौर पर वो कैरकैसेस रियलाइज, उन्होंने 50,000 रुपये की वैल्यू रियलाइज कर दी। 5 लाख की बफेलो थी, जब यूजलेस हुई तो भी 50,000 रुपये का बेनिफिट दे गई। वो गोश्त, वो खाल हमने कसाई को बेच दी, तो 5 लाख माइनस 50,000, 4.5 लाख पीएनएल में एज एक्सपेंस चला जाएगा जिस साल में वो बफेलो यूजलेस हुई। Permanently it become useless for such purpose. The difference between actual cost of the taxpayer of the animals and the amount, if any, realized in respect of carcasses or animals shall be allowed as deduction. Animal used for business are not depreciable assets. The expense will be allowed at the time of the sale due to the death या uselessness. ठीक है बेटा, ये पॉइंट्स आपको समझ आता है? मुझे ज़रा कंफर्म कर दो बेटा। कंफर्म करो बेटा कि आपको बातें समझ आ रही हैं बेटा। अच्छा भाई, क्लियर है बेटा? जरा मुझे एक्नॉलेज कर दें। अच्छा, फिर मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताता हूं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की दोस्तों कहानी ये है, अच्छा ये कहानी थोड़ी सी डिटेल्ड है।
प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की कहानी ये है कि ये एंटिटी है, मिसाल के तौर पर कंपनी ए। कंपनी ए इनकॉर्पोरेट होती है 15 मार्च 2026 को, एंड दिस इज द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पॉइंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये उसके इनकॉर्पोरेशन से पहले का टाइम है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का फेज है, जिसे मैंने लिख दिया प्री इनकॉर्पोरेशन फेज। ठीक है बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन फेज। अच्छा, इनकॉर्पोरेट होने के बाद, प्री इनकॉर्पोरेशन फेज से मुराद क्या? शेयर इशू चल रहा है, आईपीओ चल रहा है, लीगल कॉस्ट इनकर हो रही है, लेकिन अभी कंपनी वजूद में नहीं आई है। पार्टनरशिप डीड बन रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, अभी पार्टनरशिप वजूद में नहीं आई है। वजूद में आ गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, चाहे कंपनी चाहे एओपी। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं होती, टेस्टिंग फेज चलता है। करोड़ों रुपए की मशीनरी है, वो आएगी, टेस्ट प्रोडक्ट बनेगी, टेस्ट प्रोडक्ट, ट्रायल प्रोडक्ट बिकेगी। ट्रायल प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर कोई परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टेस्टर ज़रा मार्केट करेंगे अपने, देखेंगे फीडबैक कैसा आ रहा है, लोगों का फीडबैक कैसा है, खुशबू अच्छी लग रही है, इचिंग तो नहीं हो रही, एलर्जी तो नहीं हो रही, ब्ला ब्ला। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वगैरह को सस्ते दामों पे टेस्टर वगैरह बांटेंगे। ट्रायल प्रोडक्शन का ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट निज़ाम है भाई, हमारे यहाँ पे ट्रायल भी लोगों पर ही किया जाता है भाई। कोई सीमेंट की कंपनी है, कोई रेती बजरी की कंपनी है भाई, वो ट्रायल प्रोडक्शन कैसे करेगी? वो पुल बना देगी, बिल्डिंग बना देगी, देखते हैं गिरती है नहीं गिरती, अल्लाह माफ़ करे। तो बहर तौर ट्रायल फेज चलता है, जिसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी होती है, टेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है, प्रोटोटाइप्स बनते हैं। हो सकता है कि कुछ ट्रायल इन्वेंट्री जो प्रोटोटाइप्स हैं वो सेल भी हो जाएं, उसके कुछ पैसे भी आ जाएं, लेकिन वो असल में आपकी कमर्शियल सेल्स नहीं है, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं स्टार्ट हुई है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये सारा के सारा प्री कमेंसमेंट फेज चलता है, जो ये वाला फेज है जो मैंने आपको कहानी बताई है। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो येलो वाला जो फेज चल रहा है, ये है प्री कमेंसमेंट फेज, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइप। तो जो भी खर्चा आ रहा होता है वो खर्चा आपने निकाल लिया। नेट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रायल प्रोडक्शन, खर्चा आया आपका 25 लाख रुपए ट्रायल प्रोडक्शन से, कुछ सेल वेल हुई आपकी 1 लाख रुपए की, 25 लाख माइनस 1 लाख, 24 लाख का आपका नेट खर्चा आ गया। अब ये 15 मार्च 2026 को कंपनी वजूद में आई है, लेकिन 15 मार्च 2026 से लेकर इस डेट तक, टैक्स ईयर 27 के समझ लो नवंबर तक, अगला साल भी शुरू हो गया, टैक्स ईयर 27 भी शुरू हो गया, उसके मिड तक कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस नहीं हुई। तो हमने कहा सर इस टैक्स ईयर 26 के अंदर भी इसका पीएनएल नहीं बनेगा, क्योंकि टॉप लाइन रेवेन्यू है ही नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हुई। तो ये सारे एक्सपेंसेस यूँ समझ लो जमा होते रहेंगे। और जब पीएनएल बनेगा, पीएनएल कब बनेगा? कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद से पीएनएल बनना शुरू होगा। तो जब ये पीएनएल बनेगा, पहला पीएनएल बनेगा, अब वो सारे खर्चे जो जमा हुए हुए थे वो पीएनएल में से लेस होंगे। कैसे लेस होंगे सर? ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएंगे और ये एक साथ लेस नहीं होंगे। यहाँ जो खर्चे किए हैं, फिक्स एसेट वाले खर्चे नहीं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी वाले खर्चे नहीं, वो तो डेप्रिशिएबल एसेट्स, उनकी तो डेप्रिसिएशन होती है। इसके अलावा वाले खर्चे, ये वाले फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइप वगैरह, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी दी होंगी, टेस्टिंग वाले एम्प्लॉयज़ को, वो सारे खर्चे आपने जमा कर लिए, 24 लाख रुपए हो गए। अब जब भी पहला पीएनएल बनेगा जिसमें आप सेल में से कॉस्ट लेस करेंगे, 20% फॉर द 5 ईयर्स आप इसको अमोर्टाइज करके पीएनएल के अंदर लेकर जाएं। यानी कि जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन होगी, ये ग्रीन फेज जो शुरू होगा, अब यहाँ से पीएनएल बनना शुरू होगा। पहला पीएनएल टैक्स ईयर 27 का बनेगा, तो हमने कहा 20% अब हर साल 27, 28, 29, 30, 5 सालों के अंदर ये 20% होके जाएगा। दीज आर कॉल्ड प्री कमेंसमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो कि अमोर्टाइज होते हैं 5 साल पे। और हम कहते हैं ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। और सर यहाँ जो मशीनरियाँ वगैरह, बिल्डिंग वगैरह ली हुई थी आपने, उसको डेप्रिशिएट कब से करना शुरू करेंगे? इसी डेट से, इससे पहले नहीं करते हम। इसी डेट से उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, वो हम डेप्रिसिएशन में देख लेंगे, उससे पहले ये डेप्रिशिएट भी नहीं होंगे। और सर ये जो इनकॉर्पोरेशन से भी पहले वाला फेज होता है, ये कौन सा होता है? हमने कहा ये प्री इनकॉर्पोरेशन फेज होता है। और जो प्री इनकॉर्पोरेशन फेज होता है उसमें भी खर्चे होते हैं, शेयर इशू के एक्सपेंसेस, पार्टनरशिप डीड वगैरह की बनने या रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और ये एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, लॉ इन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं करता। तो अगर अकाउंटिंग में आपने ये एक्सपेंसेस लेस किए हुए हैं तो टैक्स वाला बोलेगा इसको हटाओ, ऐड बैक करो।
अकाउंटिंग में आप पूरे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 24 लाख के पीएनएल में ले गए हो, पहले पीएनएल के अंदर लेके चले गए हो, टैक्स वाला बोलेगा हटाओ इसको, ऐड बैक करो, 20% लेकर जाओ। हम ऐसा नहीं मानते अकाउंटिंग की चीज़ों को इस तरह से। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये मैंने आपको मुख्तसरन इसका खुलासा बताया है। अब मैं इसको यहाँ पर और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा नमाज के बाद। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो हमारा डिस्कशन ये चल रहा था प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। तो लॉ ये कहता है, देखा जाए तो ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन है, ये इस डेट, इससे पहले का जितना भी पीरियड है, ये वाला सारा जितना भी पीरियड है, ये सारा प्री कमेंसमेंट है। प्री कमेंसमेंट में भी वो पीरियड जो इनकॉर्पोरेशन से भी पहले का है, वो प्री इनकॉर्पोरेशन भी है, यानी कि प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला पीरियड है। तो प्री कमेंसमेंट का वो फेज जो इनकॉर्पोरेशन से भी पहले का है, उसके एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, लॉ बोलता है। ये वाले येलो वाले अलाउ होंगे, लेकिन एक साथ अलाउ नहीं होंगे, ये 5 सालों में अलाउ होंगे 20% पर, सिंपल। लेकिन सर अगर ये वाले एक्सपेंस, अब एक इसकी एक्सेप्शन है, इसकी क्या है, इस ऑरेंज वाले की, इस ऑरेंज को बोलो या उसको ब्राउन बोलो, जो भी बोलो भाई मेरी बला से, इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है, ये एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी। कोई ऐसी कंपनी है जो अमलगमेट हुई है, मर्ज हुई है। अब मर्ज हुई है, मर्ज होने के बाद उसने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करी है। मिसाल के तौर पर यहाँ मर्ज हुई है, इस पॉइंट पर मर्ज हुई है। अब हमने कहा इस पॉइंट पर अगर मर्ज हुई है तो इनकॉर्पोरेशन, मर्ज्ड कंपनी इनकॉर्पोरेशन 15 मार्च को हुई है, तो इससे पहले ये जो सारे मर्जर के एक्सपेंसेस हैं वो तो सारे यहाँ आएंगे। आपने बोला वो फेंक दो, दरिया में डाल दो, नहीं मिलेंगे एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड। अब सर वो तो मर्जर के ऊपर तो हमारी ठीक ठाक कॉस्ट आ गई, 2 करोड़ रुपए PWC वाला ले गया, इतनी सारी हमने SCCP में मर्जर की फीस पे कर दी, शेयर ट्रांसफर की फीस पे कर दी, 5 करोड़ रुपए खर्चा आ गया मर्जर के ऊपर। आप बोल रहे हो ये एक्सपेंस तुमको अलाउ ही नहीं होगा। ऐसा ना करें। हमने कहा ठीक है, फिर एक्सेप्शन दे देते हैं अमलगमेटेड कंपनी को। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एंड अदर एडमिन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, these expenses will be allowed only if the amalgamation is as per the provisions of section 2 clause 1b of the ordinance। ठीक होगी बात। प्री कमेंसमेंट की बात भी बिल्कुल ठीक होगी, अमोर्टाइजेशन की बात भी बिल्कुल ठीक होगी। तो ये सारी बातें हमने आपको समझा दी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी नीचे वाली जो बातें हैं वो आगे आ रही हैं। अच्छा, अब आ जाओ इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के ऊपर। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस यानी सेक्शन 21। एडमिसिबल एक्सपेंसेस का जिक्र आपने कर दिया ना, कि कौन कौन से एक्सपेंसेस एडमिसिबल हैं भाई, जो बिजनेस के लिए किए जा रहे हैं। एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं, तो एनिमल्स जब परमानेंटली यूजलेस हो जाएंगे या डेथ हो जाएगी उनकी, तो कॉस्ट लेस रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ carcasses वो एक्सपेंस हो जाएगा। डेप्रिशिएबल अमोर्टाइजेबल एसेट डेप्रिशिएट अमोर्टाइज होगा, प्री कमेंसमेंट अमोर्टाइज होंगे, अमलगमेटेड वाले एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। ये सारी बातें हमने कर ली। इसमें खैर मेन बात यही थी कि जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस से पर्टेन करते हैं वो आपको अलाउ हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत आपको सेक्शन 21 में है, क्योंकि सेक्शन 21 एक लंबी लिस्ट देता है ऐसे एक्सपेंसेस की जो आपको अलाउ नहीं होंगे, इनएडमिसिबल हो जाएंगे। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, तो वो सेक्शन 21 फिंगर टिप्स होना चाहिए आपके। सबसे पहला कोई भी टैक्स जो किस पर बेस करता हो, प्रॉफिट्स पर बेस करता हो, वो एज एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। जिसके अंदर मेन चीज़ क्या आ जाती है आपकी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ही प्रॉफिट पे बेस करता है सर, और इनकम टैक्स तो हम लेस भी नहीं कर रहे हैं। हम तो जितनी भी वर्किंग है हमारी, वो सारी की सारी वर्किंग हमारी PBT से शुरू होती है, ऐसा ही है ना। हमारी तो सारी वर्किंग शुरू ही कहाँ से होती है, अकाउंटिंग PBT से होती है।
हम तो पैट को लिफ्ट ही नहीं कराते, क्योंकि हमारा तो मकसद ही पूरे इनकम टैक्स का क्या है, टैक्स एक्सपेंस निकालना। तो टैक्स एक्सपेंस तो अलाउबल हम वैसे भी ट्रीट करते ही नहीं है कहीं भी। और बता दो आप क्या बोल रहे हो, WWF WPPF हमें पता है कि ये भी अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं है, अलाउबल डिडक्शंस है। WWF 2% of profit before tax or taxable income whichever is higher, WPPF 5% of profit before tax। ये एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। आप अगर आज किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लें, गुल अहमद की, एंग्रो की, किसी की भी, तो आपको WWF WPPF के एक्सपेंसेस लेस होते हुए नजर आ रहे होंगे एडमिन एक्सपेंसेस में से। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन के लिए तो बहरत और एक्सपेंसेस ही हैं, लेकिन टैक्स वाला कहता है कि भैया चूंकि ये प्रॉफिट्स पे बेस करते हैं इसलिए ये एडमिसिबल नहीं होंगे। पहली बात किसने कहा? सेक्शन 21 ने। फिर WWF और WPPF का अपना सेक्शन आया जो ये कहता है कि ये अलाउ होंगे। दोनों में फटा हो गया। हमने बोला भाई अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मैंने कहा सर होंगे। स्पेसिफिक सेक्शन आ गया, स्पेसिफिक प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। अलाउ होंगे। अरे भाई कहाँ से अलाउ होंगे? तो मजीद WPPF और WWF के सेक्शन ने बता दिया कि वो एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, वो अलाउ होंगे एज डिडक्टेबल अलाउंसेस। ठीक है। और बताओ, और सर किन टैक्सेस की बात हो रही है? इनकम टैक्स का आपने जिक्र कर लिया, WWF का जिक्र, WPPF का जिक्र कर लिया। और किसी टैक्स की मिसाल दें। कस्टम ड्यूटीज। क्या कस्टम ड्यूटीज एज एक्सपेंस लेस हो सकती है? क्या कस्टम ड्यूटी भी गवर्नमेंट को पे की जा रही है? आंसर इज यस, गवर्नमेंट अथॉरिटी को पे की जा रही है। सर आपने कहा कि एनी सेस रेट और टैक्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को पे किया जाए। हमने कहा आप सही से देख नहीं रहे हैं, लेकिन assessed as a percentage of such profits, ये भी तो देखना। गवर्नमेंट को हर जो लेवी, जो हर ड्यूटी, हर चार्ज, हर टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा वो इनएडमिसिबल नहीं हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है तो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी एंग्रो के पास 50 गाड़ियों का फ्लीट एम्प्लॉयज़ को दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। अब उन व्हीकल टैक्स पे नहीं होता हो किसको? गवर्नमेंट को ही पे होता है। तो क्या वो इनएडमिसिबल हो जाएगा? नहीं सर, व्हीकल का अगर टैक्स पे किया जाए तो बिल्कुल एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, तबीयत से एडमिसिबल है। यहाँ तो आप कह रहे हैं टैक्सेस इनएडमिसिबल है। अरे भाई मैंने बोला वो गवर्नमेंट लेवीज, वो टैक्सेस जो गवर्नमेंट को पे किए जा रहे हैं, जो किस पर बेस कर रहे हैं? assessed as the profits, assessed on the profits on the as a percentage on those profits, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस कर। तो कस्टम ड्यूटी बिल्कुल अलाउ होगी। कस्टम ड्यूटी तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनती है, वो इन्वेंट्री के साथ कॉग्स में जाएगी, बिल्कुल अलाउ होगी। भाई क्यों नहीं होगी? व्हीकल का टैक्स क्यों अलाउ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर सेल्स टैक्स और FED बेसिकली ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉस्ट नहीं हुआ करता आमतौर पे। कुछ केसेस में जहां पर ये आगे कस्टमर को हम चार्ज ना कर सकें, रिकवर ना कर सकें, तो फिर इसे कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, उस केस में ये अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किस केस में कॉस्ट का पार्ट वगैरह बनाते हैं तो ये सेल्स टैक्स के अंदर आप देख लेंगे, या जो लेक्चर्स पर आप लोगों ने शुरू कर दिए तो आप देख रहे होंगे। टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसे टैक्सेस जो एट सोर्स डिडक्ट हो जाएं। पेयर है, पेई है। पेयर इज ऑल्सो बायर क्योंकि वो कोई भी गुड्स बाय करेगा और पे करेगा। सेलर इज ऑल्सो पेई एंड इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द अमाउंट। तो सेलर गुड्स या सर्विसेज सेल करेगा, देगा, और पेयर बायर पेमेंट देगा। सर गुड्स और सर्विसेज तो लाख रुपए की मिली लेकिन पेमेंट दी इसने 95,000 रुपए की, इसको पैसे कम मिले। क्यों कम मिले? इसलिए कम मिले क्योंकि 5,000 रुपए पेयर ने काट लिए। क्यों काट लिए? इसलिए काट लिए क्योंकि ये पेयर विदहोल्डिंग एजेंट है। लॉ ने इसके ऊपर विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी लगाई है। लॉ ने बोला है कि तुम विदहोल्डिंग एजेंट हो, अगर लगाइए तो। सर क्या लॉ ने सब पे विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी लगाई है? नहीं, सब पे नहीं लगाई है। विदहोल्डिंग एजेंट्स 1 सेक्शन 153 में कौन है ये आ जाएगा अभी। जिस पर लगाई है उसने विदहोल्डिंग करनी है। सर उसने क्या हर सिचुएशन में विदहोल्डिंग करनी है? नहीं।
विद होल्डिंग एजेंट ने हर सिचुएशन में विद होल्डिंग नहीं करनी, जिस सिचुएशन में बनती होगी उस सिचुएशन में करनी है। मिसाल के तौर पर कंपनी विद होल्डिंग एजेंट है, लेकिन कंपनी सैलरी दे रही है किसी ऐसे एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी है 50,000 से कम पर मंथ। तो 50,000 से कम पर मंथ है तो साल की हुई 6 लाख, 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, या 6 से भी कम हुई कोई टैक्स नहीं लगता। तो क्या वो जबरदस्ती एम्प्लॉय का टैक्स काटेगी? आंसर इज नो। भाई विद होल्डिंग एजेंट तो है, पुलिस तो आप हो, लेकिन क्या हर किसी को डंडा मारोगे? नहीं भाई, जिसको डंडा मारने का जो बनता है उसी को मारोगे भाई, हर किसी को नहीं मारोगे। जहाँ विद होल्डिंग बनती है वहीं करोगे। अच्छा भाई, विद होल्डिंग बन रही थी, हमने कर दी। पेयर कहता है बन रही थी, हमने 5,000 की विद होल्डिंग कर दी, तो पेई को 5,000 कम मिलेंगे? जी कम मिलेंगे। ये 5,000 जो कम मिलेंगे, क्या ये पेई का एक्सपेंस है? हमने कहा नहीं, ये पेई का एक्सपेंस नहीं है, ये इसका एडवांस टैक्स है, ये पीएनएल में नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा एज एडवांस टैक्स। ये लिखा हुआ। Any amount of tax deducted at source, section 149 से 158 from an amount derived by a person will not be allowed as expense is inadmissible। सब inadmissible में आ रहे हैं, तो अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली ऊपर लिखा हुआ ये inadmissible है। तो जो भी टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो गया है, जिसका हुआ है, उसके लिए परेशानी है ना, इसके लिए परेशानी है। इसको पैसे कम मिल रहे हैं, इसको 95 मिल रहे हैं, ये परेशान है। ये कहता है मुझे 5 तुमने कम दिए हैं। हमने बोला कम तो दिए हैं, लेकिन तुम्हारी जगह एफबीआर को दे दिए हैं। एंट्रीज बता दें सर, अभी देख लो भाई। इसने परचेजिंग की, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। इसने सेल की, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर इन्वेंट्री की भी एंट्री होगी, मैंने नहीं बनाई। अब ये पेमेंट करने लगा, तो ये क्रेडिटर को 1 लाख से पूरा डेबिट कर देगा। बैंक से 95,000 निकालेगा, 5,000 एफबीआर को पे करेगा या पेबल दिखाएगा। लेकिन ये किसके बिहाफ पे? कंपनी एस के बिहाफ पे। इस तरह इसकी पूरी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी। जबकि ये क्या करेगा, ये रिसीवेबल डेबिट करेगा, सेल्स को क्रेडिट करेगा 1 लाख से। सर इसको पैसे मिले हैं 95,000, तो 95,000 से ये बैंक डेबिट करेगा, क्रेडिट पूरा रिसीवेबल करेगा 1 लाख से। तो सर डेबिट में 5,000 का शॉर्टफॉल आ गया, ये क्या है? हमने कहा ये आपका एडवांस या प्रीपेड टैक्स है, जो किसने पे कर दिया? जो इसने पे कर दिया। एफबीआर के पास चला गया, आपका खाता खुल गया है, वहां पे सेव और आपका माल एडवांस टैक्स कीमत में। फिर बात ये हो रही है कि अगर आप डील कर रहे हो ऐसे लोगों से, एक सेकंड दीजिएगा बेटा। भाई कहा ये जा रहा है इसके अंदर कमीशन ऑन थर्ड शेड्यूल प्रोडक्ट्स, कहा इसमें ही जा रहा है। सिंपल मैं आपको इसको मरकजी ख्याल बता दूं आपको कि अगर कोई टैक्स पेयर कमीशन दे रहा है, किसको कमीशन दे रहा है? किसी ऐसे बंदे को कमीशन दे रहा है जो इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, जो किसकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा? इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। सर किस चीज पर कमीशन दिया जा रहा है? थर्ड शेड्यूल आइटम्स पर। थर्ड शेड्यूल आइटम्स किसे कहते हैं? सेल टैक्स में पढ़ेंगे आप। एग्जाम्पल दे देता हूँ, सिगरेट्स, चिप्स, बिस्किट, शैम्पू, सोप्स, जूसेस, यानी जिनके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई होती है, सेल्स टैक्स के समेत लिखी हुई होती है, उन्हें कहते हैं थर्ड शेड्यूल आइटम्स। सेल्स टैक्स के लॉ में देख लेंगे हम, और भी खुसूसियात देख लेंगे। तो अगर कोई फ्रूट और जूस मैन्युफैक्चरिंग, फ्रूट और जूस मैन्युफैक्चर कर रहा है मैन्युफैक्चरर, और बीच में एक बंदा है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा माल आगे बिकवा दूंगा, मैं तुम्हारा माल आगे होलसेलर को बिकवा दूंगा,
और जो भी माल बिकेगा मैं उस पर तुमसे कमीशन चार्ज कर लूँगा भाई। क्या चार्ज कर लूँगा? मैं तुमसे कमीशन चार्ज कर लूँगा। भाई आप कितना कमीशन चार्ज करोगे? 0.5% चार्ज कर लूँगा भाई। अच्छा ठीक है भाई, कमीशन आप चार्ज कर लो, तो आपको मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, नहीं, डायरेक्ट आप सेल इसको करो, सेल इनवॉइस उसको काटो, मुझे तो कमीशन दे दो, मैं तो बीच की बिल्ली हूँ। ठीक, कमीशन दे देंगे आपको। जूस थर्ड शेड्यूल प्रोडक्ट है जी, सही। डिस्ट्रीब्यूटर ATL में आ रहा है? नहीं आ रहा। हमने कमीशन का कितना वादा किया है? 0.5%। बनता कितना है? 50,000। लॉ कहता है अगर ये एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा तो इसको 0.2% तक तो कमीशन तुम दोगे, हम तुम्हें एक्सपेंस अलाउ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जितना होगा वो तुम ऐड बैक कर दो। यानी 50,000 अगर तुमने दिया है तो 0.2 के हिसाब से 20,000 का एक्सपेंस हम तुम्हें अलाउ करेंगे, 30 तुम्हें ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है भाई। ट्रांजैक्शन अंडर डीलरशिप अरेंजमेंट, लेकिन अगर सीन इस तरह से हो, सुनिएगा, लेकिन सीन अगर इस तरह से हो कि अगर ये कमीशन एजेंट ना हो, ये डीलरशिप अरेंजमेंट के अंदर हम इसको गुड्स पूरे सेल करते हैं, फिर ये आगे गुड्स सेल करता है, कमीशन वाला हिसाब किताब नहीं होता, फिर डीलरशिप के अंदर हम पूरे गुड्स सेल करते हैं, डीलरशिप अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो डीलरशिप अरेंजमेंट अगर है, states that where products listed to third schedule are supplied to a person under a dealership arrangement with the dealer and such dealer is not registered under sales tax and is also not appearing in ATL, ठीक है, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं है, ATL में नहीं है, तो हमने कहा कि फिर हम उसका 75% ऑफ द डीलर मार्जिन, 75% of the dealer margin shall be added to the income of the person making supplies. And it is stated that 10% of the sale price shall be deemed as the dealer margin. Example देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। XYZ बेवरेजेस सेल करती है, सेल उसकी है 1 करोड़ की, कॉस्ट ऑफ सेल है 60 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 40 लाख, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20 लाख, ठीक है, टैक्सेबल इनकम बिफोर एडजस्टमेंट 20 लाख। Entire sales are under a dealership arrangement to dealers who are not registered under sales tax nor appearing in ATL. तो डीलर मार्जिन कितना अज्यूम करेंगे हम? देखो जरा, 10% ऑफ द सेल प्राइस विल बी अज्यूम्ड एज द डीलर मार्जिन। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो भी सेल प्राइस है जिस पर हमने डीलर को सेल किया है उसका 10% क्या है? डीलर मार्जिन है। ये डीलर मार्जिन आ गया, इसका 75% एड बैक हो जाएगा। गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये बाकी की एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन, इंटरेस्टिंग डिसअलाउंस है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि ए पेयर, इसमें हम किससे मुखातिब हैं? पेयर से। पहले हम किससे मुखातिब थे? पहले हम किससे मुखातिब थे? पेई से मुखातिब थे। किससे मुखातिब थे भाई? पेई से मुखातिब थे। हम पहले पेई से मुखातिब थे कि तुम्हें जो पेमेंट मिल रही है उसमें जो भी तुम्हें कमी कोताही शॉर्ट मिल रही है वो तुम्हारा एक्सपेंस नहीं, तुम्हारा क्या है? एसेट है, बैलेंस शीट में लेके चले जाओ। अब हम किससे मुखातिब हैं? पेयर से मुखातिब हैं, और हम पेयर को कह रहे हैं ए पेयर, अगर तू विदहोल्डिंग एजेंट है और जो ट्रांजैक्शन तू कर रहा है उस पर विदहोल्डिंग बनती भी है और तूने इन दोनों चीज़ों के होने के बावजूद विदहोल्डिंग नहीं की तो हम तेरी पिटाई करेंगे। टैक्स की दुनिया में पिटाई कैसे होती है? एक्सपेंस डिसअलाउ कर देते हैं, इनएडमिसिबल कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, इससे इनकम बढ़ जाती है। तो इनकम बढ़ना तो अच्छी बात हो गई, एक्सपेंस का जाना तो अच्छी बात, इनकम की ऐड हो जाना तो अच्छी बात हो गई। हमने कहा जी बिल्कुल अच्छी बात हो गई, लेकिन आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ये ऐड जो हो रही है ये आपकी रियल इनकम ऐड नहीं कर रही है, ये आपकी नोशनल इनकम ऐड हो रही है, ये कि टैक्स पर्पसेस के लिए आपकी इनकम ऐड हो रही है। इसमें आपको माल नहीं मिलेगा, इसमें आपका माल जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम इन्फ्लेट हो जाएगी, टैक्स इन्फ्लेटेड इनकम पर लगेगा और आपकी जेब से रोकड़ा ज़्यादा निकल जाएगा। खुशी की बात नहीं है ये।
तो हम पेयर को कह रहे हैं कि भैया आप विदहोल्डिंग, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट भी हो और आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर विदहोल्डिंग बनती भी है तो आपको विदहोल्डिंग करना ज़रूरी है। अगर आपने विदहोल्डिंग न की तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर इसका एक्सपेंस क्या होने वाला है, हमने कहा सर 1 लाख रुपए की परचेजिंग करी है तो जब ये बिकेगा तो एक्सपेंस में ही तो जाएगा और किस में जाएगा। ठीक है, मान लिया कि अभी तो सर ये परचेजिंग है तो अभी तो ये इन्वेंट्री में जाएगी, एसेट में जाएगी, लेकिन ये बिक कर कहाँ जाएगी, कॉग्स में जाएगी। बिक कर कहाँ जाएगी, कॉग्स में जाएगी, और कॉग्स में जाएगी बिल्कुल जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल ये कॉग्स में जाएगी। तो सर ये कॉग्स में जाएगी तो लॉ क्या क्या है, लॉ ये कह रहा है अगर तुमने विदहोल्डिंग ना की तो हम इसे ऐड बैक कर देंगे, तुम एक्सपेंस में ले जाओगे, हम इसे ऐड बैक कर देंगे, हम तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ा देंगे। आ जाओ इसको समझने के लिए इसी स्क्रीन के ऊपर टोटल परचेजिंग हमने करी। अच्छा, और क्या सिर्फ पेमेंट परचेजिंग की होती है, परचेजेस की होती हैं? हमने कहा नहीं, परचेज की नहीं होती, किसी भी एक्सपेंस की होती हैं। लीगल एक्सपेंसेस की होती हैं, रेंट एक्सपेंस की होती है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की होती है, एडमिन एक्सपेंसेस की होती है, बहुत सारी चीज़, मार्केटिंग एक्सपेंसेस की होती है, पता नहीं कितने एक्सपेंसेस की होती हैं, और परचेजिंग की भी होती हैं। तो लॉ ने पहले तो बोला है कोई भी एक्सपेंस आप करो, चाहे वो पीएनएल में डेबिट हो रहा हो, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो रहा हो, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट वाले उस पर लेस हो रहा हो, नीचे वाले से लेस हो रहा हो, फ्रॉम विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और करेक्ट टैक्स, और आपको उस एक्सपेंस पर पेमेंट पर टैक्स की विदहोल्डिंग करनी थी अंडर द विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस, आपने नहीं किया तो फिर वो क्या हो जाएगा भाई, एड बैक इनएडमिसिबल हो जाएगा। लेकिन इन्वेंट्री के केस में, यानी परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, WIP, इन्वेंट्री जो भी, जब आप इन्वेंट्री बोलते हैं तो सब आ जाता है उसके अंदर। इन्वेंट्री के केस में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। क्या रिलीफ दिया गया? हमने कहा हाउएवर, लेकिन डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। ये इंटरेस्टिंग है, जो आप यहां से देख के समझेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो इन्वेंट्री है, मैंने परचेजिंग कर ली 100 मिलियन की इन्वेंट्री परचेज कर ली, ठीक है, टोटल इन्वेंट्री मैंने 100 मिलियन की परचेज कर ली, और 100 मिलियन की परचेज के ऊपर मैंने 60 मिलियन के ऊपर विदहोल्डिंग करी है और 40 मिलियन पर विदहोल्डिंग नहीं करी। यानी विदहोल्डिंग टैक्स की मैंने 60% कंप्लायंस करी, 40% नहीं करी। तो सर जो नॉन कंप्लायंट है, लॉ ने पहले तो बोल दिया कि जो भी नॉन कंप्लायंट परचेजिंग है वो सारी एड बैक हो जाएंगी, तो क्या मेरी पूरी 40 मिलियन की परचेजिंग एड बैक हो जाएगी? रुक जाओ। परचेजिंग के केस में, यानी इन्वेंट्री के केस में, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, स्टोर स्पेयर्स, WIP, सेमी फिनिश, सब इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है। उस केस में लॉ ने एक रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ दिया है? लॉ ने बोला भैया पूरे 240 मिलियन एड बैक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे। क्या? हम निकालेंगे लोअर ऑफ। सर किसका लोअर निकालेंगे? दो में से लोअर निकालेंगे। पहला नॉन कंप्लायंट परचेजेस जो हैं 40 मिलियन, दूसरा 20% ऑफ टोटल परचेजेस, 20% ऑफ 100 मिलियन, 40 एक आया 20, तो लोअर जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। यानी लोअर क्या आया? 20 आया, वो डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये 100 मिलियन होती और कंप्लायंट परचेजेस होती मेरे पास, और से सुनिएगा, कंप्लायंट परचेजेस होती मेरे पास 82 मिलियन की, नॉन कंप्लायंस होती मेरे पास 18 मिलियन की, तो फिर क्या होता? इधर 18 आ जाता, नीचे 20 ही रहता, लोअर ऑफ 2 18 पूरा पूरा डिसअलाउ हो जाता। तो लॉ ये कहता है, अच्छा लॉ ये कहता है कि भैया जो भी आपकी परचेजिंग होगी फिनिश गुड्स वगैरह की, उसमें से अगर नॉन कंप्लायंट परचेजिंग भी है, कंप्लायंट परचेजिंग भी है, तो 20 लोअर ऑफ 2 एड बैक हो जाएगा। अच्छा
वैसे लॉ स्पेसिफाई नहीं करता, इसका मतलब ये है कि सर टोटल परचेजिंग की बात हो रही है कि टोटल में से जो कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट होगी। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एग्जामिनर इसको पर वेंडर भी अप्लाई करता है। मिसाल के तौर पर आपने एक वेंडर से 25 मिलियन की परचेजिंग करी है, टोटल नहीं, टोटल तो 250 मिलियन की परचेजिंग, लेकिन एक वेंडर से आपने 25 मिलियन की परचेजिंग करी। अब उस वेंडर से जिससे आपने परचेजिंग करी है, आपने 22 मिलियन के ऊपर तो टैक्स की विदहोल्डिंग करी है, लेकिन 3 मिलियन के ऊपर टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं करी। तो अब यही पूरा प्रोविजन इस एक वेंडर की सिंगल परचेजिंग के ऊपर भी अप्लाई हो, एग्जामिनर करता है। सवाल आए हैं तो चाहे एग्जामिनर ने टोटल परचेजिंग की बात की हो, चाहे पर वेंडर परचेजिंग की बात की हो, उसूल आपने ये वाला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, हमने कहा सर विदहोल्डिंग कंप्लाइंट परचेजेस, नॉन कंप्लाइंट, तो नॉन कंप्लाइंट एड बैक होंगी, लेकिन लोअर ऑफ 2, नॉन कंप्लाइंट और 20% ऑफ द टोटल परचेजेस, 3 मिलियन, 5 मिलियन, whichever is lower. Are you getting this beta? ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही हैं, ज़रा मुझे कंफर्म कर दो बेटा। श्योर बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, इसमें एक और बात जो काबिल ज़िक्र है कि अगर तो रिकवरी टैक्स की ना हो पाई, विदहोल्डिंग टैक्स की ना हो पाई, तो FBI रिकवर कर सकता है। और अगर तो रिकवर कर देगा, रिकवर कर लेता है पेयर से या पेई से, तो फिर इनएडमिसिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, फिर आप जब डिटेल लेक्चर देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया भी है कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का सेक्शन कौन सा है, पेनल्टी का सेक्शन कौन सा है, क्या लगेगी पेनल्टी, किस तरह लगेगी पेनल्टी, तो ये आपने देख ही लिया होगा, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात भी याद रहे कि अगर कोई एसेट परचेज हो रहा है और एसेट परचेज करते वक्त भी आपने विदहोल्डिंग करनी थी और अगर ना की तो उसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर विदहोल्डिंग बनती नहीं है, मैंने बताया कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ विदहोल्डिंग बनती ही नहीं है, जैसे कि सैलरी 6 लाख से कम अगर आप पूरे साल की किसी को दे रहे हो तो विदहोल्डिंग नहीं बनती। सही। प्रॉफिट ऑन डेट टू रेजिडेंट पर्सन, इसके अंदर सारी चीज़ें नहीं, मैं कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपने कोई ऐसे लोन एग्रीमेंट के थ्रू बैंक से किया है और उसको आप प्रॉफिट ऑन डेट पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी विदहोल्डिंग नहीं बनती। आपने ऐसे गुड्स की पेमेंट करी है जहाँ पर टाइटल आउटसाइड पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो रहा है, विदहोल्डिंग नहीं बनती। आप गुड्स की पेमेंट कर रहे हैं पर वेंडर पर ईयर 75,000 पर पर्सन पर ईयर, गुड्स की पेमेंट कर रहे हैं, विदहोल्डिंग नहीं बनती। सर्विसेज के केस में 30,000 पर पर्सन पर ईयर, विदहोल्डिंग नहीं बनती। हाँ, लेकिन कब, जब पूरे साल में एक बंदे से आप सिर्फ इतना ही ले माल 75, मिसाल के तौर पर स्टेशनरी का माल लिया मैंने किसी से 30,000, 35,000 का, 40,000 का। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वेंडर से पूरे साल में अब कोई दोबारा डीलिंग नहीं करूँगा, तो मैंने उसको पूरे 40,000 की पेमेंट दे दी, कोई इनकम टैक्स नहीं काटा, तो क्या मुझ पर कोई गुनाह है, बवाल है क्या? नहीं, एग्जेम्पशन मौजूद है। सही। और भी, लेकिन मैंने कुछ अभी डिस्कस करी है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हो उस पर आप विदहोल्डिंग नहीं करोगे। सही। अच्छा भाई, प्राइस पे कर रहे हो आपके ऊपर विदहोल्डिंग बनती है तो आप ज़रूर विदहोल्डिंग करोगे। ये सारी बातें हमने पढ़ ली, देख ली। ठीक है। अच्छा, फिर एक सेक्शन आता है हमारे पास, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का सेक्शन आता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का सेक्शन भी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का सेक्शन क्या बताता है? ये बताता है कि अगर बिजनेस ने कोई भी खर्चा किया एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, यानी कि लंच ब्रेकफास्ट कर लिया, करा दिया, टी पार्टी, चाय पानी का खर्चा, समोसा पार्टी, ठीक है, और भी चीज़ें बिज़नेस के कनेक्शन में है, सारी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड हैं, तो ये खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। पहले तो लॉ ने बोला कि भैया एक्सेस ऑफ लिमिट जाएगा तो हम डिसअलाउ कर देंगे, लेकिन फिर लॉ ने कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं बताई। रूल्स के अंदर क्वालिटेटिव लिमिट बता दी, नॉन मॉनेटरी लिमिट बता दी। और नॉन मॉनेटरी लिमिट क्या है कि भैया
जो भी आप एक्सपेंस करोगे वो बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, कंडीशंस के हिसाब से होना चाहिए। क्या कंडीशंस हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर आपने किया है तो बिजनेस के कनेक्शन से किया हो, एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर है तो बिजनेस के पर्पसेस के लिए हो, इंकर्ड इन पाकिस्तान में किया है, कोई फॉरेन कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, उसकी खातिर मदरात कर दिया आपने, खाना पीना पिलाना करा दिया आपने, पीना पिलाना मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बात हो रही है, तो एक्सपेंस अलाउ होगा। या आपने कस्टमर्स की या क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया, एट पर्सन्स बिजनेस प्रीमिसेस, लेकिन आपने अपनी बिजनेस प्रीमिसेस पर उन पर खर्चा कर दिया, ये एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन अगर आपने बाहर खर्चा कर दिया ये डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने एडजस्टमेंट के अंदर से ये फाइनल के अंदर यही चीज़ पूछ ली। देखा जाए तो ये जो बात लिखी हुई है एट द पर्सन्स बिजनेस प्रीमिसेस, अब मिसाल के तौर पर क्या हम किसी कस्टमर के साथ बाहर डिनर नहीं कर सकते, उसको डिनर नहीं करा सकते? क्या हम अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स की हमको जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी कोई ट्रेनिंग किसी होटल में नहीं कंडक्ट कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं और करते हैं। तो क्या वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये लकीर की फ़कीरी वाली बात है, पर्सन्स बिजनेस प्रीमिसेस पर है तो ही अलाउ होगा। लेकिन इस लकीर की फ़कीरी वाली बात को आके आपने पकड़ लिया और उसके ऊपर एडजस्टमेंट बना के दे दिया और उसको डिसअलाउ कर दिया भाई। तो आप ये याद रखें कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स के एंटरटेनमेंट पे खर्चा हो रहा है, कहाँ होना चाहिए? एट पर्सन्स बिजनेस प्रीमिसेस। या एंटरटेनमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट्स और डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग हो रही है, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग हो रही है, एम्प्लॉय की ईद मिलन पार्टी भी हो रही है तो भी वो अलाउड है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस से कनेक्टेड है। नई ब्रांच की ओपनिंग के ऊपर एंटरटेनमेंट वगैरह हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। All these people who are entertained should be related directly to person's business. ऐसा ना हो घर वालों की ईद मिलन पार्टी कर दी, अपने रिश्तेदारों की ईद मिलन पार्टी कर दी, बिजनेस के खर्चे पे कर दी, ऐसा ना हो। अच्छा भाई, कंट्रीब्यूशन टू फंड्स को देख लेते हैं थोड़ा सा, इस पर तफसीली बात होगी। फाइन्स एंड पेनल्टीज, आसान से बहुत आसान सा सेक्शन है। जो भी फाइन पेनल्टी आपने पे करी फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, मैंने आपको पहले भी इंडिकेशन दी थी, फॉर वायलेशन ऑफ लॉ अगर आपने पेमेंट करी है तो ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, any fine penalty for breach of contract, damage to custom authority, late payment of any loan। कस्टम अथॉरिटी, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, कस्टमर को अपने गुड्स डिलीवर करने के टाइम पे नहीं किया आपने, उसने आप पे पेनल्टी लगा दी। कस्टम अथॉरिटी ने डैमेज लगा दिया आपके ऊपर, पोर्ट पे माल पड़ा हुआ है, आप उठा नहीं रहे, कस्टम ने अपने वेयर हाउस में डाल दिया, तो डैमेज इज सॉर्ट ऑफ रेंट ऑफ कस्टम वेयर हाउस व्हिच दे चार्ज फ्रॉम यू। या आपने लोन की इंस्टॉलमेंट लेट पे करी तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। या आपने बिजली का बिल लेट पे करा कि इलेक्ट्रिक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। या आपने गैस का बिल लेट पे करा, लेट पेमेंट सरचार्ज लग जाएगा। तो सर ये सारे लेट पेमेंट सरचार्ज एडमिसिबल हैं, ये लॉ की नॉन कंप्लाइंस नहीं है। ये बायलैटरल एग्रीमेंट की तो नॉन कंप्लाइंस हो सकती है, लॉ की नॉन कंप्लाइंस नहीं है। तो लॉ की नॉन कंप्लाइंस किसे कहते हैं? SECP ने कोई पेनल्टी मार दी लेट फाइलिंग के ऊपर, इनकम टैक्स वाले ने कोई पेनल्टी मार दी, कस्टम को आपने गलत पर्टिकुलर्स दे दिए, कस्टम ने पेनल्टी मार दी, ये डैमेज भी कस्टम को ही जा रहे हैं लेकिन ये अलग मद में जा रहे हैं। कोई पर्सनल एक्सपेंस आपके P&L से लेस नहीं हो सकता। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपको देना है आपने नहीं दिया, ये नहीं रखा है, टैक्स वाले ने मांगा आपने नहीं दिया, वो एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर देगा। ऐसा कोई भी अमाउंट जो आप रिजर्व फंड में लेके चले गए हैं या कैपिटलाइज कर दिया, कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व में लेके चले गए हैं, देखो PBT आने के बाद ही जाएगा ना फंड में। PBT आने के बाद ही हम बोलेंगे PBT आ गया, टैक्स लेस करो, पैट आ गया, अब फंड, अब रिजर्व में भेज दो, इसको किसी भी रिजर्व में भेज दो, चाहे रेवेन्यू रिजर्व में भेजो, चाहे कैपिटल रिजर्व में भेजो, चाहे स्टैट्यूटरी रिजर्व में भेजो, किसी भी रिजर्व में भेजो। हमने कहा लेकिन दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज द ट्रांसफर टू द रिजर्व्स, अप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हमने पार्टी दिया, डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड भी प्रॉफिट और टैक्स की कैलकुलेशन के बाद दिया जाता है। इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन अप्रोप्रिएशन। पेमेंट्स बाय AOP टू members,
AOP ने कोई पेमेंट कर दी अपने मेंबर्स को। सर क्या मतलब AOP ने पेमेंट कर दी अपने मेंबर्स को? मिसाल के तौर पर एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को पेमेंट करी, पार्टनर को सूद दिया है, पार्टनर से लोन लेके, पार्टनर को ब्रोकरेज दिए, कमीशन दिए, सैलरी दिए, कोई भी रिम्यूनरेशन दिए। लॉ ये बोलता है दिस आर नॉट एक्सपेंसेस ऑफ एन AOP। पार्टनर को तुम जो दे रहे हो वो उसके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, एक्सपेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो एक्सपेंस है। अगर किसी पार्टनर ने AOP को यानी पार्टनरशिप फर्म को प्रेमिसेस रेंट पे दी हो, पार्टनर ए के पास जगह खाली पड़ी थी, उसने AOP को बोला भैया मेरा वेयर हाउस यूज़ कर लो, उसमें माल रखो, मुझे अब इसका किराया दे देना, थर्ड पार्टी को भी तो मुझे दे देना। तो ये वाली अमाउंट AOP के लिए एक्सपेंस है, बाकी अमाउंट्स एक्सपेंस नहीं है, बाकी अमाउंट सारी अप्रोप्रिएशन में जाएंगी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अच्छा, तो बेटा देखो करते ये हैं, अभी थोड़ा सा मैं ज़रा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसको हम अभी मज़ीद एक्सपेंड करें। तो हम करते ये हैं कि यहीं से हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिज़नेस इनकम की जितनी ज़्यादा डिस्कशन हम कल के सेशन में कर सकें। कल का सेशन हम कोशिश कर लेंगे थोड़ा सा ज़रा प्रोलॉन्ग कर लें और ये काफ़ी सारी चीज़ें हम ख़त्म कर लें। मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई है, इसकी वजह से मैं अल्लाह भला कर ले, थोड़ा सा ज़रा आवाज़ की वजह से भी डिस्टर्ब हूँ। तो इंशाल्लाह इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल यू कीप ऑन वॉचिंग योर लेक्चर्स। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कीप इट टिल हेयर, थैंक यू वेरी मच। ये बैंकिंग चैनल वाला क्योंकि लंबा पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा कि इसको ज़रा तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। ये बैंकिंग चैनल वाला पॉइंट ये वाला है, ये वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एग्जामिनेबल पॉइंट है काफ़ी। ठीक है, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। एग्जामिनेबल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़रा इसको ज़रा तसल्ली के साथ हम कल करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मैं ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे सारी चीज़ को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।